दोस्तों, मेरा नाम है लवी बेनीवाल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में। बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग या फिर इन्फ्लेशन जीएस पेपर 3 इकोनॉमी का हिस्सा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप सभी को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप हमारी पुरानी वीडियोस को देख कर आइए, वो आपकी मदद करेंगी आगे की चीज़ों को समझने में। आज की वीडियो में हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में समझेंगे और साथ ही साथ इन्फ्लेशन के क्या इम्पैक्ट्स हमारी इकोनॉमी के ऊपर पड़ते हैं, इन पहलुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि सर ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग आखिर है क्या? इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है? सो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का सीधा सा मतलब होता है अनाउंसमेंट ऑफ ऑफिशियल टारगेट रेंज कैरिड आउट बाय द आरबीआई। आरबीआई हो सकता है या किसी देश का कोई जो सेंट्रल बैंक है, वो ये डिसाइड कर देता है कि आने वाले सालों में, आने वाले 3 महीनों में, क्वार्टर्स में या आने वाली छमाही में कितनी इन्फ्लेशन या महंगाई रहने वाली है। महंगाई का मतलब होता है मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन, यानी कि आने वाले समय में कितनी मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन रहने वाली है, ये पहले से तय कर दिया जाता है। ऐसा क्यों जरूरी है? ऐसा कई वजहों से जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने देश की करेंसी को स्टेबल रखना चाहते हैं, उस पर लोगों का विश्वास बनाए रखना चाहते हैं और लोगों को उनकी जरूरत का सामान मिलता रहे, ये सारी सिचुएशन को आप मेंटेन करना चाहते हैं, एक स्टेबल इकोनॉमी के लिए जरूरी है कि आप इन्फ्लेशन टारगेटिंग करते हैं। अब सबसे पहले इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो शुरू हुई थी वो 1989 में न्यूजीलैंड ने की थी। उसके बाद अलग अलग देशों ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की, लेकिन भारत ने इन्फ्लेशन टारगेटिंग 2015 से शुरू की। बाकी 2016 में हमारा पहला रिजाइम आया, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन 2015 में फॉर्मली हमने अनाउंस किया कि हमारे देश में हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग करने वाले हैं और आरबीआई ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन कर दिया, एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। सो एग्रीमेंट साइन किया गया, इसके कुछ नियम बनाए गए कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले हम पहले रिजाइम की बात करते हैं। पहला रिजाइम जो शुरू होता है 2016 से 2021 तक रहता है। इसमें टारगेट ये रखा गया कि एक अर्थव्यवस्था में जो इन्फ्लेशन होनी चाहिए, इंडियन इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन होनी चाहिए, वो 4 ± 2 होनी चाहिए। 4 ± 2 का मतलब क्या है कि अगर ये 6% हो जाती है, यानी कि 2 बढ़ जाती है, तब तक हम मानते हैं ठीक है। 6% तक बढ़ती है तो ठीक है, लेकिन अगर 6% से ज्यादा होती है तो हम इसे इन्फ्लेशन की एक ऐसी स्थिति कहते हैं जहां हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर 2% से नीचे हो जाती है, यानी कि पहले 4% बढ़ी थी, अगर -2 हो जाए और 2 से नीचे चली जाए तो हम इसे इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन कहते हैं। डिफ्लेशन का मतलब होता है डिसइन्फ्लेशन कैरिड आउट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और डिफ्लेशन होता है जो कि डिमांड के द्वारा या सप्लाई की फोर्सेस के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है। सो डिफ्लेशन में होता ये है कि आपकी अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में है, अब वो चीजें प्रोड्यूस कम हो रही है और लोगों के पास जो पैसा है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है। अल्टीमेटली हमारी अर्थव्यवस्था में जो लिक्विडिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1970s में एक एग्रीमेंट साइन करती है आरबीआई के साथ इन्फ्लेशन टारगेटिंग को लेकर, और फॉर्मली 2015 में इन्फ्लेशन टारगेटिंग शुरू हो जाती है। 2016 से लेकर 2021 तक पहला रिजाइम हमें देखने के लिए मिलता है। अभी दूसरा रिजाइम है जो कि 2021 से लेकर 2026 तक सेकंड रिजीम शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला हमें दिया है कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्यों करनी है। हम अपने देश की अर्थव्यवस्था में जो इन्फ्लेशन है उसे 4 ± 2 की रेंज में रखना चाहते हैं। 4 ± 2 का मतलब है कि हम या तो चाहते हैं कि वो 6% तक रहे या 2% से नीचे ना जाए, क्योंकि 2% से नीचे जाने की स्थिति का मतलब है कि आपके देश में मंदी की स्थिति पैदा हो गई है और किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए मंदी की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं होती। सो आरबीआई पब्लिश करता है ऑपरेटिंग टारगेट्स। आरबीआई ने जैसे ही इसको साइन किया तो इसके ऊपर कुछ नियम लागू हो जाते हैं। इसमें कहा कि ठीक है हम कुछ चीजें करेंगे, कुछ चीजें पब्लिश करेंगे। क्या पब्लिश करता है? सबसे पहला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड इन्फ्लेशन जो होनी चाहिए वो 4 ± 2 होनी चाहिए। दूसरा आरबीआई पब्लिश करता है ऑपरेटिंग टारगेट्स, यानी कि आप किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाले हैं, आप किस तरह से इन्फ्लेशन को टारगेट करने वाले हैं। इसके अलावा आरबीआई एक डॉक्यूमेंट पब्लिश करता है हर 6 माह में। अब इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या हो सकता है? तो
तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें बताना होता है आरबीआई को कि आरबीआई हमें बताएगा कि सोर्सेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, फोरकास्ट करेगा 6 से लेके 18 महीने तक की जो रिपोर्ट्स हैं इन्फ्लेशन टारगेट्स को लेकर क्या रहने वाली हैं और इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या रहने वाली है, उसकी रिपोर्ट्स को आरबीआई जारी करेगा। अगर 3 क्वार्टर तक लगातार आरबीआई फेल हो जाता है, यानी कि अगर 3-3 महीने की जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग आरबीआई ने की थी अगर वह आरबीआई ना कर पाए तो क्या होगा, तब इसके रीजंस की, इसके रेमेडियल एक्शंस की, यानी कि क्या कारण रहे कि इन्फ्लेशन हमसे कंट्रोल नहीं हो पाई। रेमेडियल एक्शंस का मतलब होता है कि किस तरह से अब आरबीआई आगे प्लान कर रहा है कि अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और टाइम टू अचीव द टारगेट, आप कितने समय में टारगेट को अचीव कर देंगे, ये सारी जानकारी एक रिपोर्ट के जरिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंपी जाती है। इसके बाद भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या फिर आरबीआई में दोनों के बीच में किसी तरह का कोई मतभेद है, कोई डिस्प्यूट है, तो उसे बैठकर गवर्नर ऑफ आरबीआई सुलझाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। आशा करता हूं कि आपको इन्फ्लेशन टारगेटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम चलते हैं बेस इफेक्ट क्या होता है। देखिए बेस इफेक्ट बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन ध्यान से समझ में आ जाना चाहिए। बेस इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर हम अपना कोई प्राइस इंडेक्स ले लेते हैं, प्राइस इंडेक्स में आपने देखा कि 2017 से 2018 के बीच में जो इन्फ्लेशन आई वो 20 पॉइंट की आती है, 120 से 140, 120 से 140 तक पहुंचने के लिए भी 20 पॉइंट की आती है और 140 से 160 तक पहुंचने के लिए भी 20 पॉइंट की इन्फ्लेशन हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन हमें रिजल्ट क्या देखने के लिए मिलता है, अगर हम पहले साल में देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो 20% इंक्रीज हुई है 2017 से 2018 के बीच में, 0.20 ही बढ़ेगी। 20 के बाद अगर हम देखें तो दोबारा से 20 पॉइंट बढ़ते हैं, लेकिन इस बार जो इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है वो 16.67% इंक्रीज होती है और तीसरे साल में हमारी इन्फ्लेशन जो इंक्रीज होती है वो 14.29 कंपैरेटिवली इंक्रीज होती है 20 पॉइंट्स पर। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि अगर पॉइंट वाइज हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसमें आंकड़ों में या परसेंटेज में हमें इन्फ्लेशन घटती हुई नजर आ सकती है कि पहले के मुकाबले थोड़ी कम इन्फ्लेशन है। लेकिन अगर अर्थमेटिकली ये बढ़ जाए, 20 की जगह 25 हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो हमारी जो इन्फ्लेशन है उसमें हमें परसेंटेज में एक ज्यादा बड़ा परसेंटेज देखने के लिए मिल सकता है, जिसे हम कहते हैं बेस इफेक्ट। यानी कि ये जो आपने यहाँ पर अभी देखा जिसमें पॉइंट्स तो बढ़ते हैं लेकिन परसेंटेज हमें घटती हुई नजर आती है, इस इफेक्ट को हम बेस इफेक्ट कहते हैं। इससे ज्यादा इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है, अगर अलग से वीडियो बनाना पड़ा तो आप मुझे बता सकते हैं, इस इफेक्ट को लेकर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन के हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमारी कंपनीज, लेंडर, बोरोवर्स के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। सबसे पहली चीज ऑन बोरोवर्स, यानी कि जो उधार पैसा लेते हैं, बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके अंदर एक टर्म आती है इन्फ्लेशन प्रीमियम। अब जो इन्फ्लेशन प्रीमियम है इसको हम थोड़ा सा ध्यान से समझ लेते हैं। इन्फ्लेशन प्रीमियम का मतलब होता है कि किसी बोरोवर ने कुछ पैसे कहीं किसी बैंक से उधार दिए थे जो लिए थे 2014 में। अब ध्यान से समझिएगा, 2014 में अगर उसने 100 रुपए किसी से उधार दिए थे, अगर 100 रुपीज उसने किसी से बोरो किए हैं, तो उसकी जो कीमत है वो इतना है कि अब आप उससे 1 kg ऑफ शुगर परचेज कर सकते हैं, यानी कि 1 किलो चीनी उससे परचेज की जा सकती है। बहुत बेसिक सी चीज है, लेकिन होता क्या है कि किसी तरह से महंगाई बढ़ जाती है। अब 1 किलो चीनी की कीमत की बजाय आधा किलो चीनी की कीमत 100 रुपए रह जाती है 2016 में। आपने लिए कितने थे? 100 लिए थे 2014 में, और आप 2016 में 100 ही चुका देते हैं, लेकिन अब 100 रुपए में केवल क्या आ सकता है? आधा किलो चीनी आ सकती है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, आधा किलो चीनी आने का मतलब है कि अब आपकी करेंसी की वैल्यू 50% घट गई है, यानी कि जो एक्चुअल वैल्यू आपने बैंक से ली थी, आपने एक्चुअल वैल्यू कितनी ली थी? 1 kg ऑफ शुगर, लेकिन अब आप उसको कितना पे कर रहे हैं? 0.5 kg, यानी कि आधा किलो। इससे हमें समझ में आता है कि महंगाई की वजह से जो एक्चुअल बोरोइंग वैल्यू है वो हो जाती है थोड़ी सी कम। पहले लिया था 100, दे तो अब भी 100 रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू कम है। इसी इफेक्ट को हम कहते हैं, इसी फायदे को हम कहते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। इन्फ्लेशन प्रीमियम आपको आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई घट जाती है। डिमांड बढ़ती है तो जाहिर सी बात है प्राइस भी बढ़ते होंगे, प्राइस बढ़ने से फिर से इन्फ्लेशन आती है, यानी कि स्पाइरल बनता चला जाता है। साथ ही साथ सप्लाई लोअर होती है।
अब जैसे जैसे महंगाई आती है तो प्रोड्यूसर चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सामान बेचे, और सामान बेचने के लिए प्रोड्यूसर को इंक्रीज करना होगा अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए प्रोड्यूसर क्या करता है कि इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है अर्थव्यवस्था में, और हायर इन्वेस्टमेंट। अब हमें 3 इफेक्ट पता चल गए। सबसे पहला, बोरोवर्स को इन्फ्लेशन प्रीमियम मिल जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, और तीसरा क्या बढ़ जाता है, इन्वेस्टमेंट भी इकोनॉमी में बढ़ जाती है, यानी कि अब लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि लोगों की जरूरतें और डिमांड्स को पूरा किया जा सके। इनकम के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, जाहिर सी बात है, आपकी इनकम बढ़ी होगी तभी आपने डिमांड इंक्रीज की है। इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, और डिमांड किसी चीज की ज्यादा होती है तो महंगाई आती है। बहुत सिंपल सी टर्म है। लेकिन इनकम जैसे ही आपकी बढ़ती है, इनकम जैसे ही इंक्रीज होती है, आपको देखना होगा कि पहले 100 रुपए में आप 1 किलो चीनी खरीद पा रहे थे, मैंने भी एग्जांपल दिया। अब 100 रुपए में आप केवल आधा किलो चीनी खरीद पाते हैं, यानी कि 100 रुपए की 1 किलो चीनी और 100 रुपए की आधा किलो चीनी, यानी कि अब आपके 100 रुपए 2014 के 50 रुपए के बराबर रह गए हैं। यदि आपकी इनकम बढ़ी भी है तो उसकी केवल नॉमिनल वैल्यू बढ़ी है, रियल वैल्यू एक्चुअल में नहीं बढ़ती। सो रियल वैल्यू पे इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट तो बढ़ता है, लेकिन रियल वैल्यू उस लेवल तक नहीं बढ़ती जिस लेवल तक नॉमिनल वैल्यू हमारी बढ़ जाती है। अब इसको चेक करने के लिए कि हमारी रियल वैल्यू कितनी बढ़ी है, तो हम इन्फ्लेशन को माइनस कर देते हैं अपनी इनकम में से, और इस टर्म को जब हम इनकम को माइनस करते हैं, इन्फ्लेशन को माइनस करते हैं अपनी इनकम में से, तब हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कर रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन की अकाउंटिंग कर रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस टर्म का यूज होता है। अब होल्डिंग मनी, यानी कि जिन लोगों के पास पैसा रखा हुआ है, घर में पैसा रखा हुआ है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जिन लोगों के पास घर में पैसे रखे हैं, अब देखिए पहले 100 रुपए थे, अब वो 50 भी नहीं बचे, यानी उनकी वैल्यू घट गई है। यानी कि पैसे को घर में रखना एक अच्छा डिसीजन नहीं होता। आपको उस पैसे को कहाँ पे जमा कर देना चाहिए? बैंक में जमा कर देना चाहिए, क्योंकि बैंक कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट देगा। मान लेते हैं 4%, 5% कुछ पर एनम पे अगर इंटरेस्ट बैंक दे रहा है, तो आप इन्फ्लेशन को जो इफेक्ट है उसे थोड़ा कम कर सकते हैं। इसीलिए लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी बैंक जाकर अपना पैसा जमा कराना शुरू करा देते हैं, और ये जो इफेक्ट हमें देखने के लिए मिलता है, इसे जो बोला जाता है शू लेदर कोस्ट, क्योंकि लोग अपना जूता घिस रहे हैं, बैंक जाते हैं पैसा जमा कराते हैं, बैंक जाते हैं पैसा जमा कराते हैं, बिकॉज होल्डिंग मनी इज नॉट एन इंटेलिजेंट डिसीजन राइट नाउ। सो इस इफेक्ट को हम कहते हैं शू लेदर कोस्ट। यहाँ तक बात समझ में आई? एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, खर्चे की बात करते हैं। खर्चा बढ़ता है, कंजप्शन भी बढ़ता है, क्योंकि इनकम बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ती चली जाती है, पीपल कट डाउन देयर एक्सपेंडिचर्स, अपना जो कंजप्शन है उसे कट डाउन कर देते हैं ड्यू टू हायर प्राइसेस, क्योंकि अब प्राइसेस बढ़ चुके हैं। टैक्स की बात करें तो सरकार टैक्स बढ़ाती है, क्योंकि लोगों की जेब से पैसा निकाल के सरकार को खजाने में जमा कराना होता है। पहला तो ये है, और दूसरा कि सरकार लिक्विडिटी को मार्केट से कम करना चाहती है, इसीलिए सरकार टैक्सेस को बढ़ा देती है। और जो टैक्सेस हैं वो लोअर क्लास से अपर क्लास में चले जाते हैं, अपर ब्रैकेट्स में चले जाते हैं। इसे ब्रैकेट क्रीप कहा जाता है, यानी कि आपके टैक्सेस जो पहले कम लिए जाते थे अब थोड़े ज्यादा लिए जाने लगेंगे। इसे इन्फ्लेशन टैक्स भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। एक्सचेंज रेट की बात करें, एक्सचेंज रेट का क्या मतलब होता है, यानी कि $1 के बराबर कितने रुपए हैं, 70 रुपीज है। ये बढ़ जाएगा, यानी कि $1 के बराबर कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 75 हो गया। ये जो $1 के बराबर 75 रुपीज यानी कि इंडियन रुपीज हो गए हैं, इसे बोलते हैं डेप्रिशिएशन ऑफ द करेंसी, यानी कि आपकी करेंसी जो है थोड़ी सी कमजोर हो गई है। तो हमारी करेंसी थोड़ी कमजोर हो जाती है जब इन्फ्लेशन होता है, तो महंगाई से करेंसी कमजोर होती है, और जब करेंसी कमजोर होती है तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। उसको हम अगली वीडियो में समझने वाले हैं कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अब आप इस वीडियो को एक बार और देखकर रिवाइज कर दीजिए। जो जो कंपोनेंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कोशिश करता हूं कि एक छोटी वीडियो में आपको लगभग सारी चीजें प्रोवाइड कर दूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। शेयर कीजिए और अपने स्टेटस पर लगा लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा।